टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपने जीएस वन लाइनर का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं, वो भी कम से कम समय में। इसमें ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो उसको आप जानेंगे। इसके साथ ही आपको इसमें मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो अगर शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट और आम बजट रेलवे बजट और आम बजट को कब अलग किया गया था? तो 1924 में रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। ये क्या हो गया था कि रेलवे का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था आम बजट से। आम बजट से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा जितना का आम बजट पेश किया जाता था उससे कहीं ज़्यादा का रेलवे बजट होता था। तो इस वजह से दोनों को अलग कर दिया गया था। हाल ही में रेलवे बजट और आम बजट को दोनों को फिर से मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले रेल मंत्री कौन है? प्रथम भारत के रेलवे मंत्री कौन है? तो वो जॉन मथाई हैं। जॉन मथाई भारत की प्रथम रेल मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरे विश्व का 2.4% एरिया कवर करता है। इसके अलावा पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या को भी कवर करता है। ये है भारत की बात करें तो भारत में विश्व की समस्त जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा भारत में विश्व के समस्त स्थल रूप देखे जा सकते हैं, जिसमें आपको पर्वत भी मिल जाएगा, भारत में पठार भी मिल जाएंगे, मैदान भी मिल जाएंगे और कोस्टल एरिया भी मिल जाएगा। बहुत सारे जितने भी विश्व में जितने भी स्थल रूप बन सकते हैं। इसके अलावा हिम क्षेत्र भी मिल जाएगा। जितने भी विश्व के जितने भी स्थल क्षेत्र आपको अलग अलग देशों में मिलेंगे वो भारत में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने कहा कि समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, और भारत एक विशिष्ट और अनोखा देश है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानक समय रेखा भारत को के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। ये 82.5 डिग्री भारत मानक समय रेखा गुजरती है, जिससे हमारे देश का टाइम कैलकुलेशन होता है। ये नैनी से मिर्ज़ापुर और नैनी के पास से गुजरती है। मिर्ज़ापुर और नैनी के पास से उत्तर प्रदेश में की बात करें तो गुजरती है। इसके अलावा ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले यूपी है, झारखंड है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, और ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ से रेखाएं गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना पर्वत भारत में कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?
तो वो अरावली है। अरावली पर्वत भारत में सबसे पुराना है। अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसके अलावा अरावली कहाँ किस क्षेत्र में फैला है, तो अरावली राजस्थान से लेकर या उत्तर पूर्वी गुजरात से लेकर के ये दिल्ली तक विस्तारित है। और अरावली जो है वो भारतीय मानसून की पवनों के सापेक्ष पड़ जाता है, पैरेलल पड़ जाता है। इस वजह से राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं उसे बारिश कराने के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। अवरोध अगर मिलते हैं उन्हें तो बारिश होगा, और अवरोध अगर नहीं मिल रहे हैं तो बारिश नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का अरावली ऑप्शन के सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। वो किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगर हम देश कहेंगे कि विधिवत जनगणना कब से शुरू की गई, तो 1882 से विधिवत जनगणना शुरू की गई। इसके अलावा लॉर्ड मेयो की बात है तो लॉर्ड मेयो के बारे में बताया जाता है कि ये इन्होंने इनकी मृत्यु भारत में हुई है, और ये जेल का अंडमान और निकोबार में जेल का दौरा कर रहे थे। उसी दौरे के दौरान एक कैदी के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो वही मेयो जो इलाहाबाद से मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया था, जो लास्ट में विश्वविद्यालय के रूप में बना। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष माना जाता है तो वो 1951 को लघु विभाजक वर्ष माना जाता है। इसके अलावा ये लघु विभाजक वर्ष से एक क्वेश्चन और याद आया कि भारत में महान विभाजक वर्ष जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो वो 1921 को माना जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है और महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है भारत में। केरल की बात आई है तो केरल में शांत घाटी है, और इसके अलावा केरल केरल की बात करें तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। केरल की बात करें तो केरल गुड गवर्नेंस में बेहतर काम कार्य कर रहा है। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस वही कोपरनिकस हैं जिन्होंने कहा है कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, जिसके कारण ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। अरुण जिसे हम यूरेनस कहते हैं वो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य से रोशनी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन से ये हमें रोशनी प्राप्त होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण सूर्य की होता है, इसी वजह से सूर्य की ऊर्जा का यह मुख्य स्रोत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। बहुत से बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि भारतीय महाद्वीप कहते किसको है। तो भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। इसमें इसका इसका मायने ये है कि जो भी देश भारत से सटे हैं, इसके अलावा वो ब्रिटिश के अधीन रह चुकी हैं, उन्हें ही भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य
त्रिपुरा है। त्रिपुरा को की आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ ऐसे करके है, जिसमें से ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदम ब्रिज किसके मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज किसके मध्य स्थित है? तो भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है एडम ब्रिज। इसी ब्रिज को ब्रेक करके जो सी रूट है उसे कम करने के लिए राजेंद्र पचौरी समिति गठित की गई थी। और इसी वजह से, और इसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म धर्म के लोगों और वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। इस वजह से इस आदम ब्रिज को ब्रेक नहीं किया गया, अन्यथा इसे ब्रेक करके एक सी रूट बनाया जाता। क्योंकि जब भारत से आते हैं तो श्रीलंका के बीच से यहाँ से आपको ट्रेवल करके इतना दूर जाना पड़ता है, तो इस वजह से ये कहा गया कि यहाँ से एक रूट बना दिया जाए। इस वजह से कम वक्त लगेगा और कम खर्च में हो जाएगा। तो यही यही स्थित है आदम ब्रिज, यही है मन्नार की खाड़ी, यहाँ ही है पाक जल संधि, जो आपको चीन श्रीलंका और भारत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसका परसेंटेज कह सकते हैं कि 46% के आसपास पाई जाती है। अगर आप कहेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। वो भी कितना, लगभग 76% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। इसके अलावा पृथ्वी की और चंद्रमा का दोनों घूर्णन और परिक्रमा दोनों करते हैं। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का घूर्णन समय और परिक्रमण समय दोनों समान है। इस वजह से चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ये जो जो हमारा ग्लोब है उसमें जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इसे हम देशांतर कहते हैं। इन देशांतर के दो देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। इनकी बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो कितना है, तो 111 किलोमीटर इनकी दूरी है। 111 किलोमीटर दूरी है। और इसके अलावा जो देशांतर की बात आती है, देशांतर का प्रयोग हम किसी क्षेत्र विशेष और समय के ज्ञान के लिए इन देशांतर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक दूरी का है। अगला क्वेश्चन पे बात करते ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था? तो आकाश गंगा यानी मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो का नाम दूरबीन के आविष्कार के लिए विख्यात है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो ने इसी दूरबीन के सहारे से आकाशगंगा और मंदाकिनी को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर हम कहेंगे परमाणु परमाणु संस्थान या परमाणु उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो की स्थापना और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र होमी जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका विधिवत स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, मानव रहित अंतरिक्ष यान। मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है?
तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1975 को की गई थी। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण रूस से किया गया था और आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का युद्ध हुआ था। तो तराइन का युद्ध हुआ था, तो पहले युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था। दूसरे युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था। तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में गोरी हारा था या गोरी की पराजय हुई थी? गोरी की पराजय हुई थी, परंतु अगले 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 ही साल तराइन के युद्ध में गोरी की विजय हुई थी। गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज को उसके द्वारा कैद कर लिया गया था। लास्ट में जाके उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध कह सकते हैं कि बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये जितने भी पानीपत के युद्ध हुए हैं सभी निर्णायक साबित हुए हैं। इस पहले युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरे युद्ध से भी मुगल साम्राज्य का लगभग पतन हो चुका था और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा तीसरे युद्ध से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ये किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो ये सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए विख्यात है, यानी कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सा है? तो भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अग्नि है। अग्नि भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ का गुजरात है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी बीपीएससी में पूछा गया था, जिसपे काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। लगभग कुछ लोग मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ न होकर लद्दाख है। इसके अलावा कुछ लोग कच्छ कच्छ को ही मानते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन में काफ़ी विवाद है। अगर आपको आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कच्छ ही टिक करना है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रामाणिक हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, जो जाके आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। इसे हम लैगून झील भी कहते हैं, क्योंकि ये सागर के अलग होने से बनी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है? भारत में कौन सी गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है?
तो तीनों धर्मों से संबंधित गुफा एलोरा है। एलोरा गुफा कहाँ है? तो एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। एलोरा जो तीनों धर्मों से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता गुफा है, और महाराष्ट्र में हाथी गुफा भी है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में कई सारी गुफाएं हैं। एलोरा में तीनों धर्मों से मतलब है हिंदू, बौद्ध, जैन और बुद्ध। ये तीनों धर्म हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन। हिंदू, बौद्ध, जैन ये तीनों धर्म की के से संबंधित जो चित्र हैं वो एलोरा गुफा में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा में केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चित्र हैं वो बनाए गए हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी हुबली में बनाया जा रहा है। अभी तो हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना था। रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, मगर अब कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। भारत का इवन ये कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है। ये सबसे छोटा भारत का नदी द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे हम माजुली कहते हैं, वो भी माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में और असम में ही है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जो आपके एग्ज़ाम में आप काफ़ी हेल्प करेंगे। इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। आगे चल क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो बेलग्रेड को श्वेत नगर कहा जाता है, श्वेत नगर कहा जाता है बेलग्रेड को। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसके अलावा इस पर एक और क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक हाथियों वाला देश कौन सा है, अर्थात सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर हो जाता है बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जहाँ सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका को दोनों को अलग करती है। इस वजह से जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर हम कहेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगर हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये मैनचेस्टर कहाँ, ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ कपड़ों का अधिकाधिक उत्पादन और व्यापार होता है, इस वजह से उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। और जापान के ओसाका में भी वस्त्र उद्योग काफ़ी चरम अवस्था में रहता है, इसी वजह से इसे ओसाका को कहा जाता है मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जीएस का वन लाइनर सीरीज। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक से रिलेटेड ग्रुप हैं
उन सब में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। और आपको आपके लिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये कहीं से नहीं लिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो ये था आज का हमारा तीसरा सीरीज। तो आप फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। इस तब तक के लिए नमस्कार।